हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे महाराणा हमीर की चित्तौड़ विजय के बारे में। मेवाड़ के उद्धारक महाराणा हमीर। भाग 3। खिलजियों की चित्तौड़ विजय को बहुत सुन लिया, अब जानिए महाराणा हमीर की चित्तौड़ विजय के बारे में। मालदेव सोनगरा को चित्तौड़गढ़ का हाकिम नियुक्त करना। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के मालदेव सोनगरा चौहान को फौज समेत चित्तौड़ भेजा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले से अपना अधिकार हटा लिया और किला मालदेव को कुछ शर्तों के आधार पर सौंप दिया। इन शर्तों के तहत जब भी सुल्तान किसी युद्ध के लिए बुलाए तो मालदेव 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल फौज के साथ हाजिर हो जावे। इसके अलावा हर साल चित्तौड़ के मुल्क से आने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सुल्तान तक पहुंचा दिया जावे। दिल्ली सल्तनत का हाल। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसका 7 वर्ष का बेटा शहाबुद्दीन खिलजी सल्तनत के तख्त पर बैठा। 1317 ईस्वी में अलाउद्दीन के दूसरे बेटे मुबारक शाह ने अपने भाई शहाबुद्दीन को अंधा करके ग्वालियर भेज दिया और खुद तख्त पर बैठा। 1320 ईस्वी में मलिक खुसरो खान मुबारक शाह को मारकर तख्त पर बैठा और खुद को सुल्तान नासिरुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध किया। इसी वर्ष मलिक गाजी ने नासिरुद्दीन को मार दिया और तख्त पर बैठकर खुद को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध किया। मालदेव सोनगरा का देहांत। 1321 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर लगभग 7 वर्ष राज करने के बाद मालदेव सोनगरा चौहान की किले में ही मृत्यु हो गई, जिनके पीछे उनका बेटा जैसा चौहान चित्तौड़ का मालिक बना। 1321 ईस्वी का एक शिलालेख चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मिला है। यह शिलालेख सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के सिपह सालार मलिक असुद्दीन ने खुदवाया। चित्तौड़ से गयासुद्दीन के सिक्के भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि किले की देखरेख भले ही जालोर के सोनगरा कर रहे थे, लेकिन मूल रूप से किले पर कब्जा गयासुद्दीन तुगलक का ही था। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक छत गिरने से दबकर मर गया। उसका बेटा उलग खान ने तख्त पर बैठकर खुद को मोहम्मद शाह तुगलक के नाम से प्रसिद्ध किया। महाराणा हमीर का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार व राज्याभिषेक। महाराणा हमीर ने मेवाड़ की प्रजा को पहाड़ों में रहने का आदेश दिया, जिससे कि लड़ाई फसाद वगैरह से प्रजा को नुकसान न हो। प्रजा के पहाड़ों में जाने से जैसा सोनगरा के लिए खर्च चलाना मुश्किल हो गया। महाराणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग पर बहुत से हमले किए, पर अधिकार न जमा पाए। उनके पास फौजी ताकत न के बराबर थी। वे द्वारिकापुरी की तरफ निकले। जब वे गुजरात के खोड़ गांव में पहुंचे तो वहां चकड़ा चारण की बेटी बरबड़ी चारण नाम की एक अमीर औरत देवी ने उनकी मदद की। महाराणा हमीर ने कहा कि मेरे पास ना तो घोड़े हैं और ना लड़ाई का सामान। बरबड़ी चारण ने कहा कि चित्तौड़ तुम्हें मिलेगा, तुम केलवाड़ा चले जाओ, वहाँ मेरा बेटा बारू 500 घोड़े लेकर आ जाएगा। तुम उन घोड़ों से अपना काम निकाल लेना, धन जब तुम्हारे पास हो तब देना। बरबड़ी चारण ने अपने बेटे बारू को 500 घोड़ों समेत महाराणा हमीर के पास भेज दिया। महाराणा हमीर ने खुश होकर बारू को केलवाड़ा के पास 12 गांवों समेत आंतरिक गांव की जागीर दी और इस आशय का एक ताम्रपत्र लिखकर बारू को दे दिया। यहाँ अब तक बारू के वंशज रहते हैं। महाराणा हमीर ने बारू को अपना विश्वास पात्र बनाया, अपने पोल का नेक दिया और अपने बारहट बना लिया। महाराणा हमीर ने अपनी पुरजोर ताकत से चित्तौड़ के किले पर हमला किया और जैसा चौहान को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। ग्रंथ वीर विनोद व अन्य ख्यातों के अनुसार यह किला महाराणा हमीर ने मालदेव से चल से जीता था। इन ग्रंथों के अनुसार मालदेव ने जालोर में अपनी पुत्री का ब्याह महाराणा से करवाया, तो महाराणा ने दहेज में जाल मेहता को मांग लिया। जाल मेहता के जरिए महाराणा ने किले में गुप्त रूप से प्रवेश करके अचानक हमला किया और विजय प्राप्त की। जेम्स टोड ने मालदेव की पुत्री को विधवा होना लिखा है, जिसको डॉक्टर ओझा ने तर्कों सहित गलत सिद्ध किया है। उस समय विधवा विवाह जैसी प्रथा प्रचलित नहीं थी। यह घटना सत्य नहीं है, क्योंकि इस वक्त मालदेव जीवित ही नहीं थे। इसलिए ओझा जी का मत सही है कि यह किला महाराणा ने जैसा चौहान से चल या बल से जीता। इसके अतिरिक्त जालोर में महाराणा हमीर का विवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि जालोर पर इस समय मुस्लिम हाकिम तैनात थे। तीस वर्षों से ज़्यादा समय से शत्रुओं के हाथों में रही चित्तौड़गढ़ की भूमि को पुनः विजय करके महाराणा हमीर ने यहाँ की मिट्टी को अपने हाथे से लगाया और गढ़ में प्रवेश किया। यह विजय इतनी बड़ी थी कि
इसके लिए महाराणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। महाराणा हमीर के धैर्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कई वर्षों तक पहाड़ी इलाकों में रहे, लेकिन चित्तौड़ विजय के स्वप्न को साकार करना नहीं भूले। उन्होंने इस महान कार्य को पूरा करने के लिए मेवाड़ की प्रजा को पहाड़ों में बेचकर समतल भूमि को उजाड़ दिया। प्रजा को भी कई कष्ट भोगने पड़े, परंतु अंततः जब चित्तौड़ पर महाराणा हमीर का अधिकार हुआ तो प्रजा महाराणा की जय जयकार करने लगी। विचार करना चाहिए कि जिस गढ़ को जीतने के लिए महाराणा हमीर ने वर्षों तक पहाड़ों में रहकर संघर्ष किया, सेना एकत्र की, लड़ने के साधन जुटाए, घोड़े हाथी का बंदोबस्त किया, प्रजा के प्राणों की रक्षा की और आखिरकार गढ़ पर विजय प्राप्त की, उस गढ़ में आज कई इमारतें हैं जिनकी मरम्मत तक ठीक से नहीं हो पा रही है। बहरहाल महाराणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अपने राज्याभिषेक का उत्सव मनाया और इसी समय उन्होंने महाराणा की उपाधि धारण की। यह उपाधि धारण करने वाले वे मेवाड़ के पहले शासक थे। महाराणा हमीर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार की तिथि को लेकर इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी जी का मत 1335 ईस्वी के करेड़ा के जैन मंदिर शिलालेख के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर इस समय पृथ्वी चंद्र का शासन होना लिखा है। सिलहदार मोहम्मद देव और माहलदेव के पुत्र बनवीर आदि के चित्तौड़ में होने का उल्लेख है। पृथ्वी चंद्र या तो बनवीर का ही एक अन्य नाम हो सकता है या फिर संभव है कि जालौर के सोनगरा परिवार के ही कोई सदस्य हो। इसलिए सोमानी जी के अनुसार यह दुर्ग महाराणा हमीर ने 1326 ईस्वी में नहीं बल्कि 1335 ईस्वी के बाद फतह किया। डॉक्टर ओझा ने अपने अनुमान से 1326 ईस्वी के आसपास महाराणा हमीर की चित्तौड़ विजय होना लिखा है। संभवतः ओझा जी को करेड़ा का शिलालेख नहीं मिला था। यह शिलालेख मिलने के बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 1335 ईस्वी के बाद ही जीता था।